Good evening, everyone. Welcome to Ganga Jamani's 13th Facebook Live episode. Today we have with us Mr. Pramod Kapoor, founder and publisher of Roli Books. His first book is Gandhi, an illustrated biography. This was published in 2015. Today we also have with us Professor Pushpesh Pant, जिनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि he is a well-known academic and food critic. पंत साहब की लेटेस्ट बुक जो है माई डिनर विद महात्मा गांधी अ culinary बायोग्राफी, ये रोली बुक्स पब्लिश करने वाले हैं. तो आप दोनों का बेहद बहुत हार्दिक स्वागत है. थैंक यू बोथ फॉर बीइंग हियर विद अस ऑन गंगा जमनी एंड ये हमारा अहोभाग्य कि आप हमारे साथ हैं और खास करके गांधी नामा पे बात करने के लिए, गांधी जी के बारे में. तो पहला सवाल मैं प्रमोद जी से करना चाहूंगी. प्रमोद जी, ये बात बताइए कि आप इस किताब को आपको प्रेरणा, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू राइट दिस बुक इन पर्टिकुलरली टेक, आई मीन आप लिखना शुरू किया फ्रॉम बीइंग अ पब्लिशर. व्हाट इंस्पायर्ड यू टू राइट एंड इन पर्टिकुलर अबाउट गांधी? This was a pure chance and it was also a publisher's instinct, you can call it. कि हम सोच रहे थे कि किताबें 2-3 पहले की थी कि खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान किया था, जिसको इलस्ट्रेट किया था मार्गरेट बोक-व्हाइट की फोटोग्राफ से. लग रहा था कि मार्गरेट बोक-व्हाइट ने इसी बुक के लिए वो फोटोग्राफ्स खींची है. और उसके पहले मैंने किया था मेन हु किल्ड गांधी, मनोहर मलगांवकर की बुक थी. तो वो उसमें ऐड किया था सब जितने भी आर्काइवल मटेरियल थे गांधी जी के असैसिनेशन के जो केस का और जितना भी उसे मतलब मिला हुआ जितनी चीजें थी वो सबको लेकर उसको इलस्ट्रेट. अब मैंने सोचा क्यों ना गांधी जी का की एक इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी बनाया जाए. और सच बात बताऊंगी कि जब स्कूल में गांधी जी को पढ़ा था, जैसे हम सब पढ़ते थे, और ये भूल भाल भी गया था, 2-4 चीजें याद थी, लेकिन ये भी जब मैंने ऑटोबायोग्राफी उठाई, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, तो उसमें देखा कि ये तो 1922 में उन्होंने लिखना बंद कर वहां तक किया है. उसके बाद उन्होंने कहा माय लाइफ इज अ ओपन बुक एंड आई डोंट नीड टू राइट एनी मोर अबाउट माय सेल्फ. तो वो ऑटोबायोग्राफी वही खत्म हो जाए. तब मैंने सोचा कि फिर 1922 से 48 तक उनका तब तक मैं अपना ऐड करूं. फिर वो उसमें कुछ मतलब अच्छा तालमेल नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने कहा कि भाई खुद ही शुरू करता हूं, विदाउट रियलाइजिंग कि आई एम गेटिंग इनटू the Pacific Ocean of Gandhi ji, and that whether I will come out, swim through it or not. So I went to my friend, late Mushirul Hassan, who was a really close friend of mine, and he said कि भाई अगर गांधी जी पर किताब अच्छी लिखनी है तो वो तुम गांधी जी का वो कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी पढ़िए. वो भी मुझे नहीं पता था कि ये 100 वॉल्यूम है ये. लेकिन एक बार मैंने जब शुरू किया वो 100 वॉल्यूम पढ़ना शुरू किया, तो करीब 8 महीने लगे. स्पीड रीडिंग किया. फिर पूरे 100 वॉल्यूम्स which each ran into something like 400-500 pages. ये पूरे पढ़े मैंने और उसमें से एक अपना निकाला, सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी अपना बनाया, जो मुझे लग रहा था कि मुझे प्रेजेंट करना चाहिए गांधी जी की बायोग्राफी में. वहां से ये शुरू हुआ. तो अब उसके बाद जब एक बात मैं बता दूं, गांधी जी अगर आपके अंदर आ गए तो बाहर नहीं निकलते, कभी नहीं निकलते. बस वही हाल हुआ कि वो गांधी जी उस समय जो समा गए, तो बस वो तब से वो सिलसिला शुरू हुआ. फिर वो लग गए, इसमें 4-5 साल लगा और 4-5 साल के बाद फिर ये किताब पब्लिश हुई. दिस इज द होल स्टोरी बिहाइंड दिस बुक. हाँ, अच्छा. पंत साहब, आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि आप जब किताब लिख रहे थे उस दौरान, आपकी रिसर्च के दौरान गांधी जी आप में बस गए? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि मुझे गांधी जी जो मेरे भीतर बसे उसकी शुरुआत प्रमोद ने की. जब प्रमोद ने ये किताब लिखी और उस किताब का एक प्री पब्लिकेशन प्रूफ मेरे पास देखने के लिए भेजा,
तो मुझे उसको पढ़ने के बाद एक बार उसमें हाथ लगाने के बाद छोड़ने का मन ही नहीं किया। और इतनी सारी पुरानी यादों का धारा मन में टूट पड़ा कि बचपन में माँ गांधी के बारे में क्या कहती थी, वो खुद खादी पहनती थी, उनके साथी कुछ गांधीवादी थे, जब तक वो शांति निकेतन में रही बहुत गांधी के प्रभाव में थी। उनकी बड़ी पसंदीदा फोटो थी जिसमें वो गुरुदेव और गांधी के चरणों में इकट्ठा बैठी हैं। हमारे घर में मुक्तेश्वर में कौसानी आश्रम से शांतिभाई त्रिवेदी आया करते थे, गुप्तेश्वर सिंह आया करते थे जो लोहियावादी थे। तो ये सारे जो गांधीवादी प्रभाव घर के थे वो एकाएक भूल गए थे, दिमाग से उतर गए थे और वो इकट्ठे फिर सामने आने शुरू हुए। क्योंकि मैं जिस पीढ़ी में बड़ा हो रहा था तो वो नेहरू हम लोगों के हीरो हुआ करते थे और लगता था कि हिंदुस्तान को मॉडर्न बनाने वाले तो नेहरू जी हैं। और गांधी बचपन में लड़कपन में बेवकूफी आदमी सोचता है कि दकियानूस आदमी थे, पूजा पाठ भजन में लगे रहते थे, पीछे धकेल रहे थे, चरखा काटते थे। और ये बहस यदि वो आप देखें तो वो जो महात्मा एंड द पोएट वाली बहस साची भट्टाचार्य भी कहते हैं कि गांधी और गुरुदेव की बहस जारी रहती थी कि भैया चरखा 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 तुम काहे कहते हो, ये इससे क्या होने वाला है, इस मुल्क को इंडस्ट्री चाहिए, इस मुल्क को मॉडर्नाइजेशन चाहिए। तो ये जो बहस थी ट्रेडिशन और मॉडर्निटी की, ये गांधी के बचपन से कहीं मन के किसी कोने में तो पड़ी थी मगर स्कूल की किताबों में पढ़ के वो कभी तय नहीं होती थी। और मेरे ख्याल में प्रमोद की किताब के साथ जो एक बहुत बेहतरीन बात थी है वो ये थी कि प्रमोद चूंकि खुद बहुत ही बेहतरीन प्रकाशक हैं तो इन्होंने अपनी किताब में खुद देखा होते हुए भी उतनी सख्त कसौटी रखी है जैसे किसी दूसरे की किताब को कसते। तो उसमें एक मुझे और चीज याद आती है कि प्रमोद की जो पिक्टोरियल रिसर्च की जीनियस है, ये जिसका जिक्र उन्होंने थोड़ा किया कि मार्गरेट बुर्कवाइट की किताब भी है, इन्होंने एक नहीं ऐसी अनेक किताबें छापी हैं, वो जनता एलोरा हो, वो बुद्धिस्ट टंकाज हो, वो दिल्ली शहर की दास्तान हो राजधानी की। तो इनकी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि वर्ड को सप्लीमेंट करने की एक मिथ था, वो गांधी में इस कदर सोने में सुहागा उसका हुआ है कि जब वो किताब मैंने देखी तो फिर मैंने उसके जब पन्ने पलटने शुरू किए तो वो इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी के बारे में, पिक्टोरियल बायोग्राफी के बारे में लोगों को लगता है कि वो पिक्टोरियल मगर इसमें मजा ये था कि एक छोटे डाक टिकट से लेके अमृता शेरगिल की जो कहानियां थी, छोटी चिट्ठी गांधी जी ने सुभाष बोस को लिखी थी, वो क्या खाएं क्या ना खाएं, तो देयर वर सो मेनी openings in this book and there were so many insights, sidelights and stimulations that you could not get out of that। और फिर उसके बाद आप भी गांधी को नहीं छोड़ सकते हैं, बार बार आप प्रमोद की इस किताब के जरिए फिर याद करने की कोशिश करते हैं कि नंदा साहब ने मुझसे गांधी के बारे में क्या कहा था, या कभी सुधीर चंद्रा से बहस हुई थी तो क्या कहा था, या कभी राम गुहा के साथ जब मैं दिल्ली से देहरादून जा रहा तो रास्ते में चलते हुए क्या गांधी के बारे में बातचीत हुई थी। तो मुझे लगता है कि ये, और एक बार एक और बायोग्राफी गांधी द सबलाइम फेलियर लिखी थी एसएस गिल ने, जो जमाने में आईएएस अफसर हुआ करते थे, आईएनबी के सेक्रेटरी थे, उनकी और मुशीर की बड़ी बहस होती थी। मुशीर मेरे साथ पढ़ा चुके थे रामजस में, हम लोग बड़े अच्छे दोस्त थे। तो मुशीर ने उनसे कहा था साहब क्यों आप ये जहमत कर रहे हैं, मतलब आप गांधी को छोड़िए किसी हिस्टोरियन स्कॉलर के लिए। मगर प्रमोद की किताब से जो बात सामने आती है कि गांधी सिर्फ हिस्टोरियन की कोई ऐसी मोनोपोली नहीं है, जिस आदमी को गांधी से एक लॉ लग जाती है तो वो गांधी में ऐसी इंसाइट आपको दे सकता है तो शायद कोई स्कॉलर नहीं दे सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो यही एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी कि मतलब आजकल मैं देख रही हूँ जिन लोगों से मैं बात करती हूँ, जो लोग राइटर्स नहीं हैं, हिस्टोरियंस नहीं हैं, लेकिन एक आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव जो ला रहे हैं, जैसे आप लाए प्रमोद जी, वो एक बहुत यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, आपको लग रहा था क्या ये रिस्क है, क्योंकि इतना कुछ छपा है गांधी जी के बारे में, इतना कुछ प्राइमरी सोर्सेज अवेलेबल हैं, सेकेंडरी कितना लोगों ने लिखा है, और इतना सब कुछ, मतलब कौन सा पक्ष रह गया था उनके जीवन के बारे में लिखना, जो मतलब you know what I mean, like was it a risk of sorts, were you thinking of this as a risk? Is that a question to me? Yes, Pramod ji. You know, to me it was a discovery of some kind. I did not, there was no objective कि ये इस तरह की बनानी है या उस तरह की बनानी है। और मैं सच बात बताऊं, I mean today I'll share with you कि जितना मैंने कंसंट्रेट किया उनकी फैमिली लाइफ पर ज्यादा, और पॉलिटिक्स पर बाद में देखा, पर ज्यादा फैमिली लाइफ पर किया। और उनकी मैं मतलब बड़े सालों बाद इतनी मेहनत की किसी एक ने, लेकिन मेहनत तो बड़ी खुशी से की थी। ये होता था कि जब भी कोई ऐसे हादसा पड़ता था उनके साथ
तो खाली आंख से रोता ही रहता था उनके बारे में पढ़ के। इतना वो दिल में चीजें लग जाती थी कि बस उस तो जो जहां शायद सबसे ज्यादा रोया होगा वही ले लिया था मैंने कि अगर मुझे दिल में इतना लग रहा है तो पाठकों को भी लगेगा। और सच बड़े बड़े इमोशन से ये किताब लिखी थी। इट वाज वेरी डिफिकल्ट थिंग टू गो थ्रू। Gandhi ji is not an ordinary human being. You may agree with him, you may disagree with him, you may say hundreds of good or bad things, but he just cannot be ignored. An extraordinary discipline. At the same time अपने ऊपर जितनी तकलीफ ले सकते थे शायद वो कर सकता था। लोग कहते थे कि भाई वो तो ये सिखाते हैं, वो ये करते हैं, फॉलो भी कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन वो जितना लोगों पर हाश थे उससे ज्यादा अपने आप पर हाश रहते थे। So it was a very intimate, very difficult, very emotional journey for me to write this book. And this I'm saying for the first time. We have पुष्पेश जी और हमने बड़ी चर्चाएं की है, लेकिन ये पहली बार मैं बता रहा हूँ, शायद उनको भी इतना नहीं मैंने बताया था कि ये मैं रात भर इसको 4 बजे 3 बजे तक पढ़ता रहता था और बस मतलब कभी रुक जाऊं आंख में आंसू आ जाते थे कि ये कैसे, मतलब ये सच में जैसे आइंस्टाइन ने कहा था कि is it a real human being that walked on this earth? Really, that is what I gathered from here. That's what my inspiration was, nothing else. And those वही टुकड़े मिला के मैंने किताब बना दी और सब स्कॉलर्स को भी बड़ी पसंद आई। मैंने जैसे डॉक्टर पंत को भेजा, वैसे दुनिया भर में जो गांधी जी के स्कॉलर्स हैं उन सबको भेजा और सब ने उसकी बड़ी तारीफ। People are generally very generous. People who read Gandhi are generally very generous. They were all very generous, and that gave me, प्रोत्साहन मिला उससे करने को। That's how the story of the book is. पंत साहब, ये बताइए कि आपने अपनी बुक के लिए क्या प्राइमरी सोर्सेज इस्तेमाल किए, आपने किस तरह से रिसर्च करी, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि वो खाना क्या खाते थे। पंत साहब 1 मिनट, आवाज थोड़ी सी गड़बड़ा रही है, 1 मिनट। जी अब ठीक है। अब थोड़ा ठीक है। तो देखिए, ऐसा था कि प्राइमरी सोर्सेज का जिक्र जब प्रमोद भाई ने कहा तो 100 वॉल्यूम तो कलेक्टेड वर्क्स के हैं, और उस कलेक्टेड वर्क के बाद जो प्राइमरी सोर्सेज की माइनिंग की है साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में, टेल अवीव के आर्काइव्स में राम गुहा ने और लोगों ने, और राम गुहा के पहले राजमोहन भाई गांधी भी ये कर चुके थे। तो मुझे लगता है कि वो सारा मटेरियल जो उसके बाद आया है वो फिर शायद 40-50 वॉल्यूम उसमें हो सकते हैं। और उसमें दिक्कत ये है कि कई बार कुछ चीजों का रिपीटेशन है, कई बार चीजें ये हैं कि कलेक्टेड वर्क्स में आपको वो चीजें देखने को मिलती हैं जो उसको आप एक बार जीवन में गुजराती में पढ़ लेते हैं, फिर एक बार आप उसको अंग्रेजी में कहीं लिखा पढ़ लेते हैं, फिर गांधी जी के देहांत के बाद वो सामग्री संकलित होकर किताब में उनके नाम से छप जाती है, कहीं गांधी जी ने अपनी चिट्ठियों में उसका हवाला दिया होता है। तो मुझे लगता है कि ये सारा सामान आज आपको सुलभ है कि यदि आप गांधी जी के खाने में बात कर रहे हैं तो आप इंडेक्स पे जाइए, आप सीडी पे जाइए, थोड़ा डिजिटल एक्सेस हो गई है, थोड़ा गूगल और डिजिटल सोर्सिंग यूट्यूब पे जाना आसान है, तो आपको बहुत सारा मटेरियल प्राइमरी मिल जाता है जो दूसरे लोगों ने मेहनत की है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि वो एक तरह का प्लेगरिज्म होता है, कैनिबलिज्म होता है, मगर वो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं व्हाई रीइन्वेंट अ व्हील। अगर लोगों ने बहुत मेहनत करके वो सारी सामग्री सुलभ करा रखी है, जैसे प्रमोद की अपनी किताब की आप बात कीजिए, प्रमोद की अपनी किताब में जिस चिट्ठी का जिक्र मैं कर रहा था कि लोग अक्सर ये बात करते हैं कि गांधी और सुभाष के रिश्ते कितने खराब थे और हरिपुरी त्रिपुरा कांग्रेस में कैसे खदेड़ दिया था, उन्हें कांग्रेस के बाहर कर दिया था, फिर वो देश छोड़ने को आमादा हुए और फिर वो जाके आजाद हिंद फौज का गठन हुआ। मगर लोग ये भूल जाते हैं कि जिस वक्त सुभाष बोस कलकत्ता में बीमार थे, गांधी जी ने उन्हें खत में लिखा था कि भैया साहब माफ कीजिएगा, आवाज में थोड़ी गड़बड़ हो रही है। आपने ये बताया कि गांधी जी ने उनको एक खत लिखा था। पंत साहब कि आप क्या खाएं, आप अपनी सेहत सुधारने के लिए अंडे भी खा सकते हैं और आप ये
अगर चाय कॉफी ना पिए तो ठीक है, मगर कुछ और खाने पीने का आप मन करे तो वो भी है। तो जिससे गांधी जी के जहनियत का पता चलता है कि वो इस तरह के कट्टरपंथी नहीं थे। खुद वो कट्टर वेजिटेरियन थे, खुद वो दूध भी गाय का नहीं पीते थे, बकरी का पीते थे, मगर दूसरे लोगों के लिए ऐसी कोई उन्होंने सैंक्शंस नहीं कर रखी थी कि अगर तुम बीमार हो तो ये भी नहीं खाओगे, ये भी नहीं खाओगे, कोई हज करोगे। हाँ, अपने परिवार के बारे में अब प्रमोद ने एक दूसरी बड़ी प्यारी बात कही थी, जो मुझे लगता है जब मैं इस जो मेरी किताब तो प्रमोद की किताब की तुलना में बहुत छोटी सी किताब है, मगर उस छोटी सी किताब का जो ये पहलू है कि गांधी जी खुद क्या खाते थे और अपने घर वालों को क्या खिलाते थे और क्या घर वालों को खाने देते थे। तो देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि गांधी जी का खाना, गांधी जी के उपवास, ये सब लोगों को बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं, मगर गांधी जी जब आश्रम में रहते थे तो आश्रम वालों को अनुशासन में रखते थे और क्या खिलाते थे। तो क्या सारा खाना सभी आश्रमों में एक जैसा था? क्या चंपारण में, साबरमती में, सेवाग्राम में वो एक जैसा था? जब गांधी जी जेल में रहते थे और उनकी नहीं चलती थी आश्रम, उनकी आज्ञा से नहीं चलता था, तो जेल में वो क्या खाते थे? जेल में उनके साथ जो लोग थे वो सब क्या खाते थे? तो वही जो है कलेक्टेड वर्क्स में महादेव भाई की डायरी भी मिलती है, और महादेव भाई की डायरी में जो कुछ हिस्से हैं उसमें उन्होंने पूरा बयान रोजनामचा दर्ज किया है कि गांधी जी रोज क्या खाते थे। तो गांधी जी ने तो अपनी डाइट तय कर रखी थी, मगर उसका मतलब ये नहीं था कि बाकी सब लोगों पर भी वो अपनी डाइट थोपते थे। तो वो चपातियां भी कितनी बार उनको अनुशासन दिया गया, 10 साल तक ब्रह्मचर्य का दंड दिया गया, और कैसे देवदास भाई को कभी चमड़े का काम सिखाने लगते थे, कभी काष्ठ का काम सिखाने लगते थे। तो मुझे लगता है कि जब आप इन बातों को पढ़ते हैं किसी भी प्राइमरी सोर्स में, तो आप मजबूर होते हैं अपने परिवार वालों के साथ अपने रिश्तों के बारे में सोचने के लिए। आज जब हम इस चर्चा की बात कर रहे थे तो प्रमोद ने बड़ी दिलचस्प बात कही। प्रमोद ने कहा कि पुष्पेश भाई, अगर आप ये सोचिए कि आजकल के दिनों में बैठकर हम गांधी जी का चर्चा कर रहे हैं तो क्या बात हमको सबसे रेलिवेंट लगती है? मुझे लगता है सबसे रेलिवेंट ये बात लग रही है आजकल लॉकडाउन के दिनों में कि हम सब लोग मजबूर हैं अपने घरों में अपने अपने परिवार वालों के साथ 24 घंटे रहने के लिए। पहले हम कोई काम काज से दफ्तर जाता था, कोई घर का काम संभालती थी, बच्चे स्कूल जाते थे, दोस्तों के संग मशगूल रहते थे। अब हमको झक मारकर एक घर में लगभग आश्रम वासियों की तरह या जेल के साथियों की तरह साथ रहना होता है, और हम एक दूसरे के साथ जब रहते हैं तो वो हमको मजबूरन अपने उन रिश्तों को पुनर्परिभाषित करना पड़ता है कि एकाएक एहसास होता है कि लड़के बच्चे लड़कियां देखते देखते कितने बड़े हो गए। हम जिनको बच्चा समझते थे वो किशोर और यंग एडल्ट हो गए, और जिनको हम यंग एडल्ट जिनकी याद थी वो एडल्ट हो गए हैं। और पति पत्नी जब साथ रहते हैं तो फिर वही बात कहीं ना कहीं होती है कि एक दूसरे की पसंद को हमने अपने कामकाज की आवाधापी में कितना भुला दिया है। तो गांधी जी किसी को नहीं अपने नाती नातियों के लिए कुछ बनाती थी तो वो उसमें चीनी भी डाल देती थी। तो आखिर गांधी जी झकमार कर कहते थे कस्तूरबा की रसोई को अलग चलाने दो, बाकी हम लोग अलग करेंगे। और इसी में एक वो सिलसिला था कि जब मणिभाई की बेटी यहाँ आती है तो उनकी छोटी लड़की कहती है गांधी जी से, और किसी का तो साहस होता नहीं कि एम्परर हैज नो क्लोथ्स कहने का, वो कहती है आपने गांधी इस आश्रम का नाम कद्दू आश्रम रख देना चाहिए था, यहाँ तो रोज कद्दू की सब्जी बनती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, मगर गांधी जी कहते हैं कल से कद्दू नहीं बनेगा, मगर 2-4 दिन बाद फिर वहां कद्दू आने लगता है। जब लुई फिशर वहां जाते हैं और गांधी जी के साथ खाने का जिक्र करते हैं तो लुई फिशर को वो एक दिन अपने साथ बैठकर खिलाते हैं, वही चपाती खिलाते हैं, वही कद्दू और पालक की सब्जी उबली हुई खिलाते हैं। मगर बाद में लुई फिशर खुद कहते हैं कि सवेरे नाश्ते पर मुझे दादा भाई नौरोजी की नातनी जो नाश्ता लेकर आई तो उसमें टोस्ट भी था, बिस्किट भी था, और जब वो डॉक्टर मेहता की क्लिनिक में जाते हैं तो फल भी उन्हें खाने को मिलते हैं। वहां वो ये जिक्र भी करते हैं कि नेहरू और कृष्णनंदन जब आए थे तो एक मटन कटलेट भी बना था जो नेहरू ने उनसे मांग के लुई फिशर से खाया था। तो गांधी जी के खुले दिमाग का पता इससे चलता है। और जब साबरमती आश्रम की बात करते हैं तो हमें जो महादेव भाई के मित्र नारायण के साथ
नहीं पी रहे थे, मगर उन्होंने वो थोड़ा तले लग रही थी। जी जी अब बेटर है। हाँ, आपकी आवाज अभी भी कट रही है। हाँ हाँ, तो मतलब मुझे लगता जी अब ठीक है। अब शायद तो मेरे ख्याल में गांधी जी ने वो आटे की खीर भी बनाई और अपने साथ आश्रम में रहने वाले भिखारा वालों को खिलाई थी। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें जो प्रमोद की किताब से प्रेरणा मुझे मिली कि यदि हम गांधी जी और परिवार के रिश्तों की बात करें और देखें कि क्या वो जबरन अपने परिवार वालों को भी वही सब खाने को मजबूर करते थे जो उन्होंने अपने लिए अनुशासन बनाया था, या वो एक खुली छूट उन लोगों को देते थे कि आप अनुशासन से रहिए, खाइए शाकाहारी खाना, मगर आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये खुलापन जो था दिमाग का, वो गांधी जी का बहुत झलकता है उनके अपने खाने में। और गांधी जी की जो अपनी जिंदगी खुली किताब थी, तो वो निको स्लेड ने उनके खाने के बारे में हाल में किताब लिखी है, जिसमें उनके वो बिल्कुल आत्म स्वीकृति के कन्फेशन के प्रसंग हैं कि सरला बेन के साथ जो कौसानी आश्रम वाली थी या मीरा बेन थी, उनके खाने के लिए किस तरह का खर्च होता था, किस तरह के थे। देखिए आप जरूरत है, आपको उस चीज से खाने की जरूरत है। और खाने का जो स्वभाव होता है, चॉकलेट आदि का भ्रष्ट करती हैं, वो जिस तरह से ब्रह्मचर्य का असर था कि आप अपनी लंगोट को पक्का रखिए, तो अपनी जुबान पर भी संयम रखना गांधी जी के लिए बहुत जरूरी था, जिसकी प्रेरणा उन्हें टॉल्स्टॉय से मिली थी, जिसकी प्रेरणा उन्हें जो बाइबल पढ़ते रहते थे उससे मिली थी। तो मुझे लगता है कि गांधी जी के जीवन में जो बिल्कुल प्रमोद कह रहे थे कि ऐसा आदमी था जिसके जीवन के इतने पहलू थे जिनमें अंतर विरोध थे, कॉन्ट्रडिक्शंस थे, और उन सबका समाधान वो करता रहता था। Sorry, I lost in between. Can you now see me and hear me? We can hear you. I can hear you. जी बिल्कुल। नो आई जस्ट जब वो पंत साहब अपनी उनकी डाइट के बारे में बता रहे थे और सुभाष चंद्र बोस का, तो उस वक्त अब ये पेज खुला, तो आप कहे तो मैं वो जो उन्होंने प्रिस्क्राइब किया था वो पढ़ दूं, 2 मिनट का है कि जब सुभाष चंद्र बोस दार्जिलिंग में हाउस अरेस्ट में थे, तो इन्होंने चिट्ठियां लिखते थे, सबकी चिट्ठी जाती भी नहीं थी, कभी प्रमोद जी 1 मिनट, प्रमोद जी 1 मिनट। And coffee drunk with plenty of milk with only a spoonful or 2 of coffee. पर आप जैसे लोग कहा ना कि कॉफी खुद कभी किसी को नहीं कहते थे, इनको कहा भाई अच्छा 1-2 चम्मच डाल के पी लो, उसमें दूध जरूर मिला लेना. Then he said if received fresh, हाँ जी. May I request you to start that letter from the very beginning क्योंकि हमारा disruption हो गया. Sorry about that. And that's okay. Is it okay now? It says a diet plan. He said a diet plan for Bose from Gandhi. Tea or coffee, I do not consider to be essential to health. They often do harm. They may remain harmless if tea is weak and straw color, and coffee drunk with plenty of milk, only a spoonful or 2 of coffee. Number 2, if received fresh from well and it's well cleaned and from a healthy cow, milk drunk fresh, unboiled, unwarmed is the food. Then number 3 said leafy vegetables must as a salad. All leaves are not edible parsnip, cabbage, cauliflower are good addition to leaf. Potatoes and starchy tubers should be taken sparingly. Now, he was so detailed about everything. Dates are fine. Now, they are good food for healthy stomach. Raisins are more digestible. Garlic and onion in a raw state are strongly recommended in the West. I take raw garlic regularly for blood pressure. It is the best antitoxin for internal use. It is also recommended for tuberculosis.
I think the prejudice against these two harmless vegetables is due to the smell which is the essence of them, and it arose with the rise of Vaishnavism. Ayurveda sings the praise of both Ayurveda sings the praise of both. Garlic is called poor man's musk, and so it is. I do not know what villagers would do without garlic and onion. Yes, lemon and gur, jaggery, or honey are good substitutes for oranges. This is the entire Wow. what you should be. हम लोग अक्सर गांधी जी के बारे में बात भूल जाते हैं कि जब वो हिंदुस्तान आए तो तब तक उनकी उम्र करीब 40 बरस के आसपास हो रही थी और उनका एक पूरा जो व्यक्तित्व था वो एक सांचे में ढल गया था. I mean, he had set for himself, he had discovered the strategy of, refined it, of satyagraha, civil disobedience in South Africa. He had lived abroad in England and South Africa for long years. His eating had become more or less geared to the Western scientific vegetarianism, which was in fashion in the last decades of the 19th century. And he used to have baked bread with wholemeal, and he would have marmalade and jam, which he refers to in Tolstoy Ashram and Phoenix Ashram. और आपने बड़ी खूबसूरत फोटोग्राफ उन दिनों के उनके कलनबाग साहब के संग के और औरों के साथ के उनके दोस्तों के छापे अपनी किताब में. तो मुझे एक चीज जो बहुत इंट्रीगिंग लगती रही है कि गांधी जी ने हिंदुस्तान आने के बाद अपना बाहर का कपड़े का जो बहाना था वो तो बदल के हिंदुस्तानी गरीब किसान का कर दिया, मगर गांधी जी का जो खाना था वो हिंदुस्तानी गरीब किसान का खाना कभी बन नहीं सका. न उन्होंने सत्तू फाका, वो एक्सपेरिमेंट करते रहते थे. जेल में कभी भाकरी खाते थे जो उनको सूट नहीं करती थी, कभी खिचड़ी खाते थे, उससे बीमारी ज्यादा हो जाती थी. एक बार तो लाइफ थ्रेटनिंग सिकनेस उस खिचड़ी की वजह से हो गई जिसमें तेल ज्यादा पड़ा हुआ था. तो कहीं ना कहीं गांधी जी की जो डाइट थी वो हिंदुस्तानी गरीब किसान या गरीब आदमी वाली एवरेज डाइट नहीं थी, बल्कि वो डाइट आखिरी दिन तक वो सूप की बनी रही, वो मिशमैश सब्जियों की कचुम्बर की बनी रही. Therapeutic thing. This was more therapeutic, more therapeutic, more Ayurveda and naturopathy. That is what he believed for a long time. Ji, sorry. और आपने अपनी किताब में इस बात का जिक्र बड़ी खूबी से किया है कि गांधी जी के लिए खाना was not food to sustain, it was just enough to sustain his body and to have a right state of mind. It was not to please the palate at all. बल्कि उसमें तो उनका एक जो निको स्टेट की किताब में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोटेशन है कि जब वो कहते हैं, मीरा बहन को खत लिखते हैं, भाई मैं आजकल सिर्फ जो सबसे टेस्टी खाना है वो खा रहा हूँ, और उस खाने का जब जिक्र करते हैं तो वो पानी है कि फास्ट के बाद जब मैं थोड़े थोड़े सिप लेता हूँ तो क्या सेसिएशन उस खाने से होता है. So you suddenly realize that what a man this was, who reduced everything to simplest possible sublimity, and then practicing it was as hard as it could be. अब आप इमेजिन करें कि जो आपने अपनी किताब में ये जिक्र किया है और लोगों ने भी किया है, नुआखाली, कि उस उम्र में वो बूढ़ा आदमी अकेले नंगे पैर चला जा रहा है to atone for the sins of others, and उस वक्त वो अपने को तैयार करता है वहां रहने के लिए महीनों, रिस्क लेता हुआ कि खाने में उसे वो कुछ नहीं मिलेगा जो उसको जेल तक में मिलता था. I mean, he was not even sure whether he would get a goat's milk, he would get fruits, he would get, and he had no assistant with him to look after. Till Manu Ben joined him much later. So I think working on this small book on, for which again, Pramod Bhai has been the greatest inspiration. My Dinner with Gandhi makes you think that what you consume every day, and then again, Pramod Bhai is so relevant in these days when in lockdown you are in your house and you still are assured of 2 square meals, and you see these heart-wrenching pictures of migrants walking back, which remind you of the partition pictures you talked of train to Pakistan, and then you suddenly realize, am I eating more than is necessary for me to sustain my body? Am I cheating somebody of his nutrition by consuming more? Am I wasting something on my plate? I'm not only wasting something on my plate, am I wasting fuel? Am I eating something which I'm fond of eating, but oblivious of the fact that people are not getting enough to eat? So I think these are the things. Gandhi was very fond of going back to Upanishads, to Gita, to Quran Sharif, to Bible. So I think then you are made to think that, are you eating from the sweat of your brow? Have you resorted to the dignity of human labor? And then
when the housemaids were not allowed by the residential colonies, then you had to wash your dishes. Then you suddenly went back to a day when Gandhi had a confrontation with Kasturba, जो आपने अपनी किताब में भी जिक्र किया है कि अब आपको पखाने साफ करने हैं, अब आपको अगर वो पतंजलि शास्त्री जब आए हैं जो लेपर है तो उसके सपोर्टिंग वुंड्स को भी ठीक करना है. एंड एट ईच वन ऑफ दोस मोमेंट्स गांधी नेवर फ्लिंच्ड. ही सेड कि अगर ये काम करना है तो I will do the dirtiest of the work. I will do the demeaning work, because there is a dignity of labor which uplifts it. So this is what I think these days makes Gandhi, reflecting on Gandhi, far more relevant for our times. Whether it is eating food, whether it is dignity of labor, whether it is being self-sufficient. So आत्मनिर्भर होने का एक नारा भी है और आत्मनिर्भर होना एक लाइफस्टाइल भी है. So, I mean, how do you minimize your needs? I mean, I think that is what your book, when it talks in terms of family. So, probably, जैसा आप अक्सर कहते हैं, कि Gandhi was probably more harsh on his family than he was of course harsher on himself. But then the point is, then it makes us think that don't we try to make the lives of our children a lot more comfortable? Don't we like to make the husband-wife relationship smoothed by a few chocolates, a few sweetmeats and things of that kind? Do you actually have to do that, or you have to have a relationship which is far more stable, far more satisfying, which is not based on bribery of food, chocolates and mangoes and seductions of food? वाह, बेहतरीन, बहुत अच्छा है. मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया आपने पंत साहब. अभी मुझे अब थोड़ा गिल्टी फीलिंग हो रही है. प्रमोद जी, can you hear me, Pramod ji? Okay, Pant Sahab, can you hear me, Pant Sahab? I can hear you. Pramod ji, can you hear me? But I lost about 2 minutes. Last 3 minutes I lost. But anyway, please go ahead. Okay, so my question is, Pramod ji, आप जब किताब लिख रहे थे, उनके जीवन का आप सुन सकते हैं मुझे? प्रमोद जी, प्रमोद जी, can you hear me? बस मैं 5 साहब 1 मिनट अभी सुना फिर. हाँ जी. So it's really is bad. ये थोड़ा है आजकल इंटरनेट के साथ. आप सुन पा रहे हैं अभी मुझे? हाँ, अभी तो सुन रहा हूँ जी. जी. So आप ये बताएं, आप जब किताब लिख रहे थे तो आपने उनकी जिंदगी का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया? नहीं सुन पा रहे पंत साहब? जी, मैं तो सुन पा रहा हूँ. जी, आप बताएं मुझे कि आपको उनकी जिंदगी का सबसे इंटरेस्टिंग, उनकी डाइट में जो पहलू आपको सबसे ज्यादा जो इम्प्रेस किया. देखिए, मुझे जो सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया वो सबसे ज्यादा बुनियादी है कि हर आदमी अपनी डाइट खुद तय करता है कि उसे क्या चीज रास आती है. आयुर्वेद में जो स्वभाव और स्वास्थ्य का रिश्ता है कि आपको कितने खाने की जरूरत है अपनी जिंदगी को ठीक से बसर करने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए, बचपन में, जवानी में और बुढ़ापे में. जैसे जैसे आपकी उम्र बीतती है आपके खाने के रिक्वायरमेंट्स कम होते हैं. और गांधी जी बेतहाशा चलते थे, बड़े फिट थे, फिजिकली कितने मीलों चला करते थे स्टूडेंट लाइफ से लेके बुढ़ापे में आखिरी दिनों तक. तो उतनी एनर्जी के लिए आपको जितनी कैलोरी चाहिए उसको गांधी जी ने बहुत खूबसूरती से कैलकुलेट कर रखा था और उसको वो बदलते रहते थे. अगर ये नहीं मिलेगा तो ये खा लूंगा, अगर गुड़ और नींबू होगा तो उससे काम चला लूंगा, वरना टमाटर खा लूंगा, केले खा लूंगा, कच्चे केले खा लूंगा, कच्चे केले का आटा बना लूंगा, पीनट का बटर बना लूंगा. और सरोजिनी नायडू उनका एक बड़ा अच्छा बयान करती है. 14-15 के 1914-15 में इंग्लैंड में ये वो बैठे थे कोने में, टीन का टिन डब्बा उनके सामने था, उसमें वो मूंगफली का मक्खन बना हुआ था और कच्चे केले के बिस्किट बने हुए थे और वो खाए चले जा रहे थे. और कई लोगों को लगता था कि गांधी जी 24 घंटे खाते ही रहते हैं, मगर गांधी जी का मजा ये था कि वो खाने के लिए भी वक्त बर्बाद नहीं करते थे. जो मौका मिलता था उसमें थोड़ा बहुत खा लेते थे और बाकी काम उनका घड़ी के कांटे से होता था. सवेरे उठते थे तो कुछ फल खा लेते थे, उसके बाद उठते थे तो सलाद और उनकी सब्जियां खा लेते थे, उसके बाद फिर नींबू का स्क्वाश शिकंजी पी लेते थे, फिर दिन में कुछ फलों का सूप खाते थे. तो वो गांधी जी ने ये जो तय किया था, ये मुझे लगता है अगर हम लोग अपनी जिंदगी में इसको उतार सकें, इसकी 25% भी नकल कर सकें तो हमको बीमारियां नहीं होंगी.
क्योंकि आजकल जो ज्यादातर बीमारियां हैं वो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं। किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को कार्डियक प्रॉब्लम्स है, किसी को किडनी का कोई प्रॉब्लम है। तो गांधी जी नमक तो खाते ही नहीं थे, वो